हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। तो हमने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली है, यानी कि हमने द फैक्ट्रीज एक्ट को खत्म कर लिया है। काफी लंबा सफर था, आप लोग का साथ भी पूरा भरपूर मिला है। और अब हम आज शुरू करने वाले हैं एक नया लेजिस्लेशन जो है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970। इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स पर्पस के लिए। छोटा सा एक्ट है और कहीं ना कहीं इसका जो वैल्यू है वो एफर्ट्स के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो आपको कायदे से मतलब कि क्या है कि इसको पढ़ लेना चाहिए। मुश्किल से 2 सेशन लगेंगे और 2 सेशन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो छोटे छोटे से सेशंस हैं, इसको लेने के बाद वील स्किप टू दैट कोर्ट्स, जो कि 4 कोर्ट्स हैं हमारे, द कोर्ट्स ऑन वेजेस, द कोर्ट्स ऑन सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये सारे जो कोर्ट्स हैं 4 2020 के, उसको फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, समरी पढ़ेंगे उसका, क्योंकि द कोर्ट्स आर टू एलाबोरेटिव। तो जो भी डिफरेंसेस हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो कोर्ट्स बने हैं वो इसलिए बने हैं ताकि इन एक्ट्स को रिप्लेस किया जा सके, है ना। तो लगभग प्रोविजन सेम है, बस जो डिफरेंस है और जो समरी है उसका पूरा, वो हम उसके बाद पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पेन कॉपीज निकाल लीजिए, क्योंकि लॉ में सब कुछ लिखा होता है और आपको भी सब कुछ लिखना है। ठीक है, जिनके पास बेयर एक्ट नहीं है बेटा, कोशिश करिए कि कम से कम पीडीएफ रखिए, डाउनलोड करने में इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स। ठीक है, तो अपने पास एक जब बेयर एक्ट रखेंगे ना, तो आपको हाईलाइट करने में या चीजों को समझने में, उसको ग्रास्प करने में आसानी होगी। और आपको ये भी पता होगा कि हम पूरा सिलेबस कवर कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एक जागरूक बच्चे हैं, 2025 के बच्चे हैं। आपको अभी इस जमाने में आपको कोई भी ऐसे इधर इधर उधर नहीं घुमा सकता है ना। तो अपने पढ़ाई के लिए तो कम से कम जागरूक रहना जरूरी है। तो चलिए शुरू करें, आते हैं सेक्शन 1 पे। ठीक है, चलो सेक्शन 1 एज यूजुअल जो लोग पढ़ रहे हैं, मैं बार बार बोलती हूँ कि जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो सेक्शन 1 2 मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दे नो हाउ एन एक्ट स्टार्ट्स, क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा ये जानना जरूरी होता है ना कि एक एक्ट का पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब किस तरह से एक एक्ट को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो सेक्शन 1 क्या है बेटा, तो सेक्शन 1 है आपका शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट। ये 3 चीज तो हर जगह रहती है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। और यहाँ पे एक और चीज है बेटा, वो है एप्लीकेशन। ठीक है, तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। अब क्या है इसमें देखते हैं। तो नाम, टाइटल क्या होता है बेटा, आपका नाम होता है इसका, है ना, एक्ट का, आपका नहीं एक्ट का। ठीक है, आपका टाइटल आपका नाम है। तो शॉर्ट टाइटल यानी कि इसका टाइटल क्या हो जाएगा, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970। ठीक है, एक्सटेंट कहां तक ये लागू होता है, तो ये लागू होता है पूरे इंडिया में, यानी कि कुछ भी छूटा नहीं है, पूरे इंडिया में ये लागू होता है। कब से आया, तो वैसे तो इसका डेट है 5 सितंबर 1970। एक्ट का जो डेट है पास होने का वो है 5 सितंबर 1970। पर ये आया कब से बेटा, तो ये कमेंस हुआ है आपका 10 फरवरी 1971 से ये आपका कमेंस हुआ है। ठीक है, और एप्लीकेशन कहां कहां ये अप्लाई होता है। ठीक है, तो हर वो एस्टैब्लिशमेंट, एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो हर वो एस्टैब्लिशमेंट जहां पे 20 से ज्यादा वर्कर हैं, 20 से ज्यादा वर्कर्स हैं। ठीक है, 20 या उससे ज्यादा, मतलब मिनिमम 20 होने चाहिए, तो मिनिमम 20 वर्कर्स जहां है वहां पे ये एक्ट लागू होता है। ठीक है, ठीक है, और 20 वर्कर्स, अब ये 20 वर्कर क्या परमानेंट नहीं, 20 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो है, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स 20 से ज्यादा हैं, वहां पे ये एक्ट जो है वो लागू होता है। ठीक है, और इसके अलावा कहां लागू होता है, तो पहला तो एस्टैब्लिशमेंट में, और दूसरा हर वो कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि बेटा कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है उनको सप्लाई करने का काम किसका होता है, कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है। तो हर उस कॉन्ट्रैक्टर पे भी ये अप्लाई होता है, जो कि क्या करता है कि 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स को उन्होंने काम दिलवाया है। ठीक है, तो यहां भी वही है कि 20 मिनिमम जो है 20 वर्कर्स, ऐसा कॉन्ट्रैक्टर जिसने 20 या 20 से ज्यादा लोगों को काम दिलवाया है, वो उसके पे भी ये एक्ट जो है वो लागू होता है। तो आई गेस आपका सेक्शन 1 जो है वो क्लियर हो गया होगा। एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है इसमें। ठीक है, तो देखो पार्ट 1 तो आपका हो गया शॉर्ट टाइटल, पार्ट 2 हो गया आपका इसका एक्सटेंट, ये मैं सेक्शन 1 का ही बता रही हूँ ना, सेक्शन 1 का पार्ट 1 पार्ट 2, थर्ड हो गया इसका कमेंसमेंट, फोर्थ हो गया इसका एप्लीकेशन। ठीक है, और फिफ्थ क्या हो गया है, तो फिफ्थ है कि कहां पे ये अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऐसे जो एरियाज हैं, मतलब एक्सेप्ट कौन से, कहां पे अप्लाई नहीं होगा, तो इंटरमिटेंट और कैजुअल नेचर ऑफ वर्क में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, कहां नहीं होगा, इंटरमिटेंट और कैजुअल नेचर ऑफ वर्क में अप्लाई नहीं होगा, कैजुअल नेचर ऑफ वर्क में अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब
ये जो पर्टिकुलर यूनिट है ये इंटरमिटेंट है, कैजुअल है कि नहीं है, इसको डिसाइड करने का राइट किसको है? तो देखो बेटा, फैक्ट्रीज एक्ट में हम पढ़ रहे थे क्या, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पे अब हम वापस आ चुके हैं किस पे, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पे, मतलब कहीं कहीं पे सेंट्रल और कहीं कहीं पे स्टेट। तो यहाँ पे अगर कोई यूनिट है वो इंटरमिटेंट है कि नहीं है, वो कैजुअल नेचर की है कि नहीं है, इस चीज को डिसाइड करने का काम होता है हमारा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का। यानी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड कि भाई ये जो पर्टिकुलर यूनिट है, ये जो पर्टिकुलर नेचर ऑफ इंडस्ट्री है, ये इंटरमिटेंट या कैजुअल नेचर की है कि नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इससे रिलेटेड, इंटरमिटेंट नेचर से रिलेटेड, कि किन सारी इंडस्ट्रीज को, किन सारी यूनिट्स को हम इंटरमिटेंट नेचर का या कैजुअल नेचर का कहेंगे। तो कहा गया है कि अगर देखो कोई भी ऐसा इंडस्ट्री है, ठीक है, जहां पे 120 दिन से कम काम हुआ है, ठीक है, 120 दिन से कम काम हुआ है एक साल के अंदर, मतलब पिछले 12 महीने में 120 दिन से कम काम हुआ है, ठीक है, लेस देन, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि लिखा हुआ है तो आप सोचिएगा कि अरे ये क्या लिखा है, लेस देन 120 दिन से कम काम हुआ है तो उसको इंटरमिटेंट या कैजुअल नेचर ऑफ वर्क कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले सेक्शन में। यहां तक मुझे लगता है कि सेक्शन 1 आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें एक थोड़ा सा ज्यादा था क्योंकि इसमें एप्लीकेशन भी मेंशन्ड है और एक्सेप्शन भी मेंशन्ड है। बाकी जो हम एक्ट्स पढ़ रहे थे उसमें क्या मेंशन था, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट, पर यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, चलिए आते हैं अब सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 कहाँ है भाई, सेक्शन 2, हाँ इसमें क्या है ना बेटा कि स्टेट क्लॉजेस बहुत सारे हैं। ठीक है, स्टेट क्लॉजेस, तो वो स्टेट क्लॉजेस आपको एक सेंट्रल एग्जाम के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है अनलेस कि वो अभी अभी आया हो। ठीक है, तो जो अभी अभी आया होगा वो मैं आपको बता दूंगी अगर कोई रिसेंट चेंज होगा तो, अदरवाइज जो पहले से चेंज है, जो स्टेट ने अपना अपना चेंज कर रखा है थोड़ा बहुत अपने स्टेट में लागू करने के लिए, उसको आपको जब तक आप स्टेट सेंट्रिक तैयारी नहीं कर रहे तब तक इसकी कोई खास जरूरत नहीं होती है। ठीक है, चलिए आते हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 क्या होता है, अब ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिन बच्चों ने एक भी एक्ट पढ़ा है ना उनको ये पता है कि सेक्शन 2 किससे डील करता है। तो सेक्शन 2 डील करता है बेटा डेफिनेशन से। सेक्शन 2 डील्स विद डेफिनेशंस, कि भाई इस एक्ट को पढ़ने के लिए कौन कौन सी ऐसी डेफिनेशंस है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका ध्यान रखना हमें थोड़ा सा जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी ऐसी बातें हैं। तो पहला है हमारा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। क्या है बेटा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। पहला जो डेफिनेशन है वो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब ये क्या है, कह रहा है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, अगर इसमें कोई भी देखो इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई भी बात होती थी तो वो कहाँ होती थी, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में डील होती थी, है ना, हमने पढ़ा है इस चीज को कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में होती थी। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में दोनों तरह के वर्कर्स होते हैं बेटा, परमानेंट भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल भी होते हैं। तो जो परमानेंट से रिलेटेड है वो सब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कवर कर लेगा, जो कॉन्ट्रैक्चुअल से रिलेटेड है उसके लिए ये एक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में ही पढ़ा है। ठीक है, तो जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड होंगे, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड जितने भी क्लॉजेस होंगे उसमें जितने जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज को डील किया जाएगा उसको हम का, क्योंकि उसमें शेड्यूल थे ना, बहुत सारे शेड्यूल थे, नेचर ऑफ वर्क डिफाइंड था, तो उसमें जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा बेटा वो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अगर किसी और एस्टैब्लिशमेंट की बात की जाए, ये तो क्या है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड अगर है, तो अगर अदर एस्टैब्लिशमेंट है, इसके अलावा अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट है, फैक्ट्रीज एक्ट में है, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट में हमने देखा है स्टेट गवर्नमेंट का जिक्र हुआ है, तो अगर कोई भी अदर एस्टैब्लिशमेंट है तो वहां पे कौन होगा, वहां पे आपके होंगे स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चेंजेस अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड यूनिट्स है, इंडस्ट्रीज है, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर अदर एस्टैब्लिशमेंट्स है तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया, कोई क्वेरी मुझे नहीं लगता है कि होगी बेटा, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी कहता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर कौन होता है भाई, क्योंकि जब हम इतना ये जो एक्ट पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट, तो फिर जब इतना कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर है कौन, हु इज द कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया है, कहां से आया है, एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया है, ठीक है, और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को नहीं पता, प्रिंसिपल विदाउट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, यानी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को नहीं पता है इसके बारे में। कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आया है, बस उनको कॉन्ट्रैक्टर को उन्होंने कह दिया कि भाई मुझे इतने इतने लोग चाहिए, इस क्वालिफिकेशन इस स्किल के लोग चाहिए,
और कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें लेबर दे दिया, उन्होंने ना पर्सनल कोई इंटरव्यू लिया ना कुछ भी ऐसा किया, तो वो होते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट लेबर। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं सेक्शन सी में, 2C डील करता है बेटा कॉन्ट्रैक्टर से। नाउ हु इज अ कॉन्ट्रैक्टर? अब ये कॉन्ट्रैक्टर साहब कौन है? तो यहाँ पे अभी हमने जिक्र किया है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर में कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करता है, तो कॉन्ट्रैक्टर साहब कौन है? तो ऐसा कोई भी पर्सन जो क्या करता है, जो कि लेबर प्रोवाइड करता है कुछ समय के लिए, यानी कॉन्ट्रैक्ट पे, परमानेंट नहीं, कुछ समय के लिए लेबर प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसी काम के लिए, ठीक है, तो उसको किसी एस्टैब्लिशमेंट में उसको कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर के साथ साथ सब कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर नहीं, कॉन्ट्रैक्टर जब कुछ ज्यादा बड़ा बन जाता है ना तो फिर वो अपने आप अंदर सब कॉन्ट्रैक्टर्स रखने लगते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर कौन है? कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि सिर्फ गुड्स आर्टिकल ये सब सप्लाई नहीं करता है, बल्कि वो क्या सप्लाई करता है? वो सप्लाई करता है पीपल फॉर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर यूनिट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेक्शन डी डील करता है बेटा कंट्रोल्ड इंडस्ट्री से। कंट्रोल्ड इंडस्ट्री, अब ये कंट्रोल इंडस्ट्री क्या है? तो कंट्रोल इंडस्ट्री मतलब ऐसा कोई भी इंडस्ट्री जो कि यूनियन के कंट्रोल में है, ठीक है, ऐसा कोई भी इंडस्ट्री जिसको सेंट्रल एक्ट ने नोटिफाई किया हुआ हो, सेंट्रल एक्ट ने क्या किया हो? नोटिफाई किया हो, उसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? सबको आई गेस समझ में आ गया होगा कि क्या है ये कंट्रोल्ड इंडस्ट्री, मतलब सेंट्रल एक्ट से, ये सेंट्रल एक्ट से मतलब सेंट्रल एक्ट इसको नोटिफाई करेगी। ठीक है, चलिए आते हैं हम सेक्शन ई में। सेक्शन ई कहता है एस्टैब्लिशमेंट। व्हाट इज एन एस्टैब्लिशमेंट? क्या होता है एस्टैब्लिशमेंट? तो कोई भी ऑफिस, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिस हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो गवर्नमेंट का, ठीक है, या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, उसके बाद फिर क्या हो, ट्रेड, बिजनेस, कुछ भी ऐसा हो, ठीक है, या तो कोई ऑफिस या डिपार्टमेंट हो गवर्नमेंट का, या फिर जहां पे चीजें बन रही है, व्यापार हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, नाउ सेक्शन एफ क्या डील करता है बेटा? प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? तो सबको पता है, ये तो मुझे लगता है सबको पता है कि प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द एक्ट के हिसाब से, तो उसको हम बोलेंगे प्रिस्क्राइब्ड। चलिए अब सेक्शन जी क्या है बेटा? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन होता है? अभी हमने एक टर्म पढ़ा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, कौन है भैया ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर? तो अभी तक आप समझ तो मुझे लगता है गए होंगे। ये देखो यहाँ पे पढ़ा है विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो देखिए जो हमने एम्प्लॉयर का डेफिनेशन पढ़ा था ना बेटा, इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट में पढ़ा था, और भी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, जितनी भी जगह पे हमने एम्प्लॉयर का जो डेफिनेशन पढ़ा था ना, कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका नाम जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर आ रहा है, या फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि किसी गवर्नमेंट ऑफिस को हेड कर रहा है, या फिर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि ओनर है किसी माइन का, ठीक है, या उसका किसी यूनिट का सुपरवाइजर है, तो ये सब लोग जो है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर में आते हैं। ठीक है, मतलब जो लोग भी वहां पे परमानेंट एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय कर रहे होंगे, ठीक है, जो लोग हेड होंगे वहां के, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। ठीक है, लेकिन इनका कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर के एम्प्लॉयमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, किसी एक बंदे को बोलते हैं कि भाई मुझे 500 वर्कर्स चाहिए, इस स्किल, इस नेचर ऑफ स्किल के चाहिए। अब वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करेगा, वो 500 वर्कर वहां पे अपना सप्लाई करा देगा। ठीक है, जैसे आप बिल्डिंग्स वगैरह में देखते होगे, मल्टी जो बड़ी बड़ी अपार्टमेंट्स होते हैं, तो वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, तो आप देखोगे कि वो किसी कंपनी से होते हैं, ठीक है, रादर देन इंडिविजुअली हायरिंग। क्योंकि देखो इंडिविजुअली इतना मास में लोगों को हायर करने में बहुत रिस्क भी होता है ना, देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, कि वो बंदा भाई जेन्युइन है कि नहीं है, कहीं ऐसा कुछ ऐसा क्राइम तो नहीं करा है उसने, ठीक है, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करवाना, ये सारी चीजें थोड़ा सा हेक्टिक है। तो वो लोग क्या करते हैं, प्रेफर ऐसा करते हैं कि मतलब जहां पे छोटे समय का काम है, मतलब ज्यादा लंबे समय का काम नहीं है, ज्यादा लोगों की जरूरत है, तो उस केस में वो क्या करे, किसी एक भरोसेमंद व्यक्ति को कहे कि भाई आप मेरे बिहाफ में चेक कर दो, और फिर हम क्या है कि इन लोगों को हायर कर लेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, उसका इससे लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले पार्ट में। अगला क्या है बेटा आपका? सेक्शन एच है। सेक्शन एच क्या है? वेजेस। तो आप मुझे बताओ वेजेस कहां डिफाइंड होगा? वेयर शुड द वेजेस बी डिफाइंड? वेजेस कहां डिफाइन होना चाहिए? तो वेजेस आपका डिफाइन है बेटा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है, फिर से मैं यही बोलूंगी कि पहले जाइए और सारे एक्ट्स को आराम आराम से पढ़िए। बेटा लॉ इतना डिफिकल्ट नहीं है, पता है, जितना डिफिकल्ट सोचते हो ना, लॉ उतना डिफिकल्ट नहीं है, उससे ज्यादा डिफिकल्ट बाकी सब्जेक्ट है। मुझे तो मतलब कहो कि फिजिक्स उससे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है, जो पढ़ते हैं उनको आसान लगता होगा, माइट बी श्योर। तो
लॉ इतना डिफिकल्ट नहीं है, लॉ जो है वो पूरा कॉमन सेंस पे वर्क करता है, ठीक है। आप देखोगे ना कि बहुत सारे प्रोविजन जो है ना, अगर आपको प्रोविजन नहीं भी पता होता ना तो भी आप वही चीज फॉलो करते हैं जो लॉ में लिखा है, ठीक है, अगर आप में मोरल प्रूडेंस है तो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, अगर आप एक दो बार पढ़ लोगे ना, एक बार आपने पढ़ा और एक बार रिविजन कर लिया दोबारा से, तो ऐसे कानों में गूंजेगा। जब एग्जाम हॉल आएगा तो बोले अरे मैडम ने हमें ये बताया था। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सिर्फ नोट्स वोट्स के भरोसे मत रहा करो, एक बार सुनो फिर पढ़ो। जब सुनोगे और फिर पढ़ोगे ना तो उसके बाद क्या है कि उसका जो इफेक्ट है ना वो लंबे समय तक आपके दिमाग पे रहेगा, ठीक है। चलो, तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया है। अब लास्ट इसका है क्या है भाई, सेक्शन आई। सेक्शन आई क्या है, वर्कमैन। हु इज अ वर्कमैन। अब वर्कमैन कौन है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि एक इंस्टीट्यूशन में काम करता है, ठीक है, चाहे वो स्किल्ड हो, चाहे वो स्किल्ड हो, चाहे वो सेमी स्किल्ड हो, ठीक है, मतलब कि काम आता है पर उतने अच्छे से नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद फिर चाहे वो सुपरविजरी नेचर का हो, यानी कि सुपरविजन करता हो, या टेक्निकल हो, क्लरिकल हो, कुछ भी, कोई भी ऐसा इंसान जो कि किसी पर्टिकुलर यूनिट में, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, चाहे वो टेक्निकल हो, ठीक है, टेक्निकल हो सकता है या फिर क्लरिकल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि ऐसे मतलब काम कर रहा हो तो उसको हम वर्कमैन बोलेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे। अब सबको वर्कमैन नहीं बोल सकते बेटा, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मैनेजर है, कोई भी ऐसा व्यक्ति मैनेजर है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे है, तो मतलब थोड़ा सा मैनेज करने के पोस्ट पे है ना बेटा, तो वहां पे उनको वैसे वर्कमैन सिंपली नहीं बोला जा सकता, उनके लिए मतलब एक अच्छा टर्म आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ये एक्सेप्शन, ये जो मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसके लोग हैं उसको हम बोलेंगे क्या कि ये लोग एक्सेप्शन में। ये तो पहला एक्सेप्शन हो गया। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, तो दूसरा एक्सेप्शन है ऐसा कोई भी व्यक्ति, ऐसा कोई भी पर्सन जो सुपरविजरी कैपेसिटी में है और वो पर एक्सरसाइज 500 से ज्यादा उनकी पेमेंट है, पर एक्सरसाइज जो है उनकी 500 से ज्यादा पेमेंट है, तो वो भी इसके अंडर नहीं कवर होंगे, ठीक है। और तीसरा कोई आउट वर्कर है, ठीक है, कोई आउट वर्कर है और वो क्या करता है, वो क्या करता है कि अपना काम वगैरह जो है वो मतलब कि यूनिट में नहीं बल्कि वो एक आउट वर्कर की तरह काम करता है, तो उसको भी हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, वर्कमैन के डेफिनेशन में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका डेफिनेशन जो है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम आने वाले हैं चैप्टर 2 में। जो चैप्टर 1 था हमारा, सेक्शन 1 एंड 2, वो हमारा खत्म हो चुका है। अब हम आने वाले हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 डील करता है द एडवाइजरी बोर्ड। अब क्या है ये एडवाइजरी बोर्ड भाई, कौन सी बला है ये, तो हम अब जानेंगे कि भाई एडवाइजरी बोर्ड है क्या, इसमें कितने मेंबर होते हैं, क्योंकि ये सब फैक्चुअल डेटा है बेटा। और फैक्चुअल डेटा जहां पे भी ये बोर्ड वोर्ड सब आ जाते हैं ना, वहां पे समझ जाओ कि क्वेश्चन तो आने वाला है, ठीक है। और जहां पे जरा भी उम्मीद हो कि एक भी क्वेश्चन आने वाला है वो हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है ना बेटा, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मतलब एक झटके में आपका सपना पूरा हो सकता है। तो उस सपने के लिए तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलो आते हैं चैप्टर 2 में, द एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। अब एडवाइजरी बोर्ड दो होते हैं बेटा, ये जो एडवाइजरी बोर्ड है ना आपका, ये दो एडवाइजरी बोर्ड है, ठीक है। कौन कौन है, तो सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3 वो डील करता है आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड से, ठीक है। सेक्शन 3 जो है वो डील करता है किससे, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड से। और ये जो सेक्शन 4 है आपका वो डील करता है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड से। अब दोनों को मैं साथ में क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि लगभग सिमिलर है, ठीक है। तो आपको एक कंपैरिजन भी समझ में आ जाएगा और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो सेक्शन 3 जो है वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है। तो जब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है तो इसको अपॉइंट कौन करेंगे, कॉमन सेंस वाली बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉमन सेंस वाली बात है कि इसको अपॉइंट कौन करेगा बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेंगे, ठीक है। किस काम के लिए, किस काम के लिए, टू एडवाइस देने के लिए, क्योंकि एक्सपर्ट लोग हैं, एडवाइस देंगे। तो एडवाइस देने के लिए किस मैटर में, काहे के लिए एडवाइस देंगे भाई, नाम से पता चल रहा है कि एडवाइजरी बोर्ड है, चलो एडवाइस देना है, पर किस मैटर में, तो कह रहे हैं कि मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे सब कुछ मैनेज करना है, उससे रिलेटेड जो एडवाइजेस हैं वो ये देंगे, ठीक है। ये इनका काम है आपका सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का। अब इसमें होंगे कौन कौन इसके मेंबर्स होंगे, तो सबसे पहले तो बेटा चेयरमैन होंगे, चेयरमैन साहब होंगे। अब इनको कौन अपॉइंट करेगा भाई, सबसे आला अफसर, सबसे बड़े अधिकारी चेयरमैन साहब हैं, तो इनको अपॉइंट भी कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ठीक है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, जो चेयरमैन साहब है इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। इसके अलावा और कौन होगा, तो होंगे हमारे चीफ लेबर कमिश्नर,
ठीक है, चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के, ठीक है, कौन होंगे, सेंट्रल के, ये इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर है, यानी कि कोई भी व्यक्ति, ये इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर, यानी कोई भी व्यक्ति जो इस पोस्ट पे होगा वो ऑटोमेटिकली इस बोर्ड का मेंबर बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और मेंबर्स होंगे जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे बेटा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। कितने, मिनिमम हो सकते हैं 11 और मैक्सिमम हो सकते हैं 17, ठीक है, मिनिमम हो सकते हैं 11, इनके अलावा ये दो तो रहेंगे, इनके अलावा मिनिमम 11 मैक्सिमम 17 जिनको नॉमिनेट किया जाएगा। कौन नॉमिनेट करेगा, तो करेंगे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करेगी इनको। अब ये होंगे कौन, तो ये कौन होंगे बेटा, तो ये जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स, इंडस्ट्री और वर्कमैन, ठीक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ये कौन होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे। कौन हो, किसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे भाई, तो कॉन्ट्रैक्टर्स के, कॉन्ट्रैक्टर के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, क्योंकि इसमें 3 ही पार्टी है ना। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, 2 पार्टी को पढ़ रहे थे, यानी कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, बस। अब इसमें एक थर्ड एंगल आ चुका है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर, जिसने इन एम्प्लॉइज को हायर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे कॉन्ट्रैक्टर्स के, इंडस्ट्रीज के और एम्प्लॉइज के, यानी कि आपके जो वर्कमैन है, ठीक है, इसके जो है आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है। अब इनका जो टर्म एंड ऑफिस होगा बेटा, ये जितने भी मेंबर हैं, टर्म ऑफ ऑफिस होगा इनका, इनकी वैकेंसीज कैसे भरी जाएंगी, ठीक है, इनको अपॉइंट कैसे किया जाएगा, कितने लोग कहां से अपॉइंट होंगे, ये सब डिसाइड कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको कौन डिसाइड करेगा बेटा, तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिसाइड करेगी, ठीक है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि जितने भी वर्कमैन के होंगे, यानी कि इन दोनों के जितने एम्प्लॉइज, जितने रिप्रेजेंटेटिव होंगे उतने ही, सॉरी इसके नहीं, एक मिनट, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर और इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव होंगे उतने ही वर्कमैन के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि क्योंकि कहीं पे भी ऐसा पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, इस चीज को इंश्योर किया गया है। तो कहा गया है कि प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट द वर्कर shall not be less than the number of members nominated to represent the principal employer and contractors, ठीक है, यानी कि तीनों के बराबर नहीं होंगे, ये ध्यान में रखना। इसके होंगे हाफ तो इसके भी होंगे हाफ, ठीक है, यानी कि दोनों के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलिए, अब सेम चीज आपको स्टेट में पढ़ना है। तो जब आपने सेंटर को पढ़ लिया तो स्टेट पढ़ने में आपको ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं होने वाली है। तो क्या है भाई सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड? तो सबसे पहले समझ जाइए कि ये जो है, जहां पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पे ये क्या हो जाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट, यानी इनको किसने अपॉइंट किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। किस काम के लिए? तो यही वाला, यही काम के लिए अपॉइंट किया है, यही है वर्क इनका भी, ठीक है। मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट में जो भी मैटर अराइज होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसको यहाँ पे ध्यान दे, उसको डिस्कस करने के लिए इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। चलिए, अब इनके मेंबर्स कौन कौन होंगे बेटा? तो यहाँ भी एक चेयरमैन होंगे, लेकिन ये चेयरमैन भाई साहब जो है ना बेटा, ये चेयरमैन अब सेंट्रल के नहीं होंगे, अब ये किसके होंगे? अब ये स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, क्योंकि ये स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है, यहाँ सेंट्रल की नहीं चलने वाली। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो चेयरमैन साहब होंगे ये किसके होंगे? स्टेट गवर्नमेंट के होंगे। यहाँ पे है चीफ लेबर कमिश्नर और यहाँ पे होंगे बेटा लेबर कमिश्नर। यहाँ पे चीफ लेबर कमिश्नर नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पे होंगे हमारे लेबर कमिश्नर। हियर लेबर कमिश्नर विल बी प्रेजेंट, ठीक है। लेबर कमिश्नर यहाँ पे जो है ये काम करेंगे। इसके अलावा ये भी यहाँ पे एक्स ऑफिशियो है, जैसे कि यहाँ पे चीफ लेबर कमिश्नर एक्स ऑफिशियो थे ना, वैसे ही यहाँ पे ये भी क्या है कि एक्स ऑफिशियो मेंबर है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या था? मिनिमम 11 मैक्सिमम 17। यहाँ पे क्या है? मिनिमम 9 मैक्सिमम 11, ठीक है। मिनिमम 9 और मैक्सिमम 11। तो इनको नॉमिनेट कौन करेगा? तो कॉमन सेंस वाली बात है कि इसको नॉमिनेट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। इसको नॉमिनेट कौन करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट करेंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज का जो है वो आधे होने चाहिए और वर्कमैन के भी आधे होने चाहिए। ये सेम मेथड यहाँ पे भी अप्लाई होने वाला है, इसीलिए मैंने ऐसे टेबल बनाया है कि आपको दोनों चीजें जो है वो साथ साथ में समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि इनका जो टर्म एंड कंडीशंस है, टर्म्स ऑफ सर्विस, कि कितना काम करना है, कितनी तनख्वाह मिलेगी, क्या उनका अलाउंसेस होगा, वैकेंसी कैसे फिल होगी, टर्म एंड कंडीशन क्या होगा, ये सब कुछ टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी टर्म एंड कंडीशन। पर यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। मतलब बातें सब वही है,
सारी बातें वही है, बस यहाँ पे सेंट्रल है तो यहाँ पे स्टेट है, और यहाँ पे मिनिमम 11 मैक्सिमम 17, और इसने कहा कि जहां तो तुम्हारा मिनिमम होता है वहां पे हमारा मैक्सिमम होता है, यानी कि यहाँ पे मिनिमम 9 और मैक्सिमम 11। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। और आपने दोनों जो बोर्ड्स हैं, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, ये चीज आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। और ये ध्यान रखना, एडवाइस देने के लिए है, बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है। इनका जो भी डिसीजन होगा वो बाइंडिंग नहीं होगा, एडवाइजरी होगा, क्योंकि नाम ही है एडवाइजरी कमेटी, तो फिर बाइंडिंग कैसे होगा। चलिए, तो फिर आगे बढ़े, आते हैं आगे फिर। तो अब आते हैं हम इसके सेक्शन 5 में। सेक्शन 4 तक हमने पढ़ लिया, अब आते हैं हम सेक्शन 5 में। देखो बेटा, डेफिनेशन वाला जो लेक्चर होता है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, उसमें कम सेक्शंस कवर किए जाते हैं, क्योंकि डेफिनेशन ही आपका इतना सारा होता है ना कि उसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। पर आप चिंता मत करिए, बहुत जल्दी जल्दी मैं इस एक्ट को मतलब 2 या 3 सेशन में तो मुझे लगता है कि बिल्कुल फिनिश, और आप एक और स्टेप अपने एग्जाम की तरफ आगे बढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो चलो आते हैं सेक्शन 5 में। पावर टू कॉन्स्टिट्यूट कमिटीज। क्या है भाई, किसको है पावर टू कॉन्स्टिट्यूट कमिटीज। किसको पावर है कमिटी बनाने का, और किस लिए कमिटी। तो कह रहा है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कहता है कि सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड, जो हमने अभी पढ़ा है ना, 2, सेंट्रल बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड, ठीक है। सेंटर पे कौन होगा, सेंट्रल बोर्ड होगी, स्टेट पे कौन होगा, स्टेट बोर्ड होगी। तो सेंट्रल या स्टेट बोर्ड ये क्या कर सकती हैं, कमिटीज बना सकती हैं। क्या कर सकती हैं, इनको अगर लगता है कि भाई काम वर्कलोड बहुत ज्यादा है और हमें और ज्यादा एक्सपर्ट लोगों की जरूरत है, तो ये क्या कर सकती हैं, कमिटीज बना सकती हैं, ठीक है। इसका पार्ट 1 यही कहता है। पार्ट 2 क्या कहता है, पार्ट 2 कहता है कि ये जो कमिटी बनेगी ना, ये इसके लिए एक रूल रेगुलेशन निकाला जाएगा, इसके लिए एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन निकाला जाएगा, ठीक है। और ये कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, इनकी मीटिंग कैसे होगी, कहाँ पे मिलेंगी, क्या क्या बातें यहाँ पे होंगी, किन किन डिस्कशन, थोड़ी डिस्कशन करेंगे कि भाई क्या नाश्ता करा आपने, तो फिर खाने में क्या बन रहा है, ऐसा कुछ डिस्कशन थोड़ी होगा। एक सिंक्रोनाइज तरीके से डिस्कशन होगा ना बेटा। जब भी कोई कमेटी मिलेगी, जब भी कोई हायर अथॉरिटी के लोग मिलेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो कुछ पॉलिसी डिसीजंस लेंगे, कुछ डिस्कशंस, एलेबोरेशंस करेंगे, ठीक है। तो ये रूल रेगुलेशन बनाया जाएगा कि मीटिंग कैसे होगी और किन किन मुद्दों पे यहाँ डिस्कस हो सकता है। ये सारे रूल रेगुलेशन सेक्शन 2 के अंडर बनाए जाएंगे, ठीक है, इनके रूल बुक में, ठीक है। उसके बाद फिर इनको, अब जाहिर सी बात है कि ये लोग जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, ये जब मीटिंग करने आ रहे हैं तो पैसे वैसे तो लगेंगे कि नहीं लगेंगे, ठीक है, मतलब अलाउंसेस तो देना पड़ेगा ना। तो ये फीस और अलाउंसेस जो है वो समय समय पे प्रिस्क्राइब किया जाएगा, समय समय पे बताया जाएगा, इन्फ्लेशन रेट को एडजस्ट करते हुए, है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट भी इतना ज्यादा है। अब तो खैर आपको पता ही होगा कि जीएसटी में बहुत सारा रिफॉर्म आ गया है, तो जो आम जनता है उनको तो थोड़ी राहत, मतलब थोड़ा क्या, बहुत राहत मिलेगा, है ना। और जो बड़े लोग हैं तो उनको तो, जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो उनको तो खैर कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि कितना भी आए जाए, क्योंकि उनके लिए मतलब ऐसे थोड़ा सा है। पर जो लोग मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए बहुत फर्क पड़ेगा, है ना। तो इनका जो फीस अलाउंसेस हैं, ये सब कुछ प्रिस्क्राइब किया गया है बेटा। ये सारी चीजें क्या की गई है, प्रिस्क्राइब की जाएगी समय समय पे, कि भाई इस समय पे इतनी मीटिंग हुई है तो इनको किस हिसाब से अलाउंस देना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी मेंबर जो कि ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, कोई सरकारी अफसर है, जैसे कि मतलब लेबर कमिश्नर साहब ही हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, ठीक है, या फिर किसी कॉर्पोरेशन का मेंबर है, मतलब उसको ऑलरेडी सैलरी मिल रही है इस चीज के लिए, ठीक है, और वो एक्स ऑफिसियो मेंबर है वहां पे, मतलब कि क्योंकि वो सरकारी ऑफिसर है इसीलिए वो वहां पे मेंबर है, उसको कोई भी फीस नहीं दी जाएगी, उसको नो फीस। ये तो बड़ी नाइंसाफी हो गई बेटा, नहीं, कि जो व्यक्ति ऑफिसर है उसको वहां पे फीस नहीं दी जाएगी। क्यों, अब ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि उस व्यक्ति को बेटा वो सारे काम करने की सैलरी ऑलरेडी गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है, तो इसीलिए उनको वहां पे कोई भी फीस यहाँ पे नहीं दी जाएगी, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी। मुझे लगता है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 2 है बेटा वो खत्म हो गया, ठीक है। चैप्टर 2 में हमारा बेसिकली जो था क्या था, एडवाइजरी बोर्ड के बारे में था और पावर टू कंस्टिट्यूट कमिटीज था। अब जो अगला चैप्टर होगा हमारा, वो अगला चैप्टर है चैप्टर 3, दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ establishments employing contract labor, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टैब्लिशमेंट्स एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अब भाई ये क्या है, ये कौन सी बला है कि क्या रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। कोई भी ऐसा एस्टैब्लिशमेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को क्या कर रहा है, उनको एम्प्लॉय कर रहा है, अलग अलग जगह पे भेज रहा है, तो उसकी कुछ सैंक्टिटी होनी चाहिए ना।
तो सैंक्टिटी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा, यानी कि उनका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये रजिस्ट्रेशन जो है ये हम चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अलग अलग सेक्शन है बेटा, तो ये क्योंकि पूरा चैप्टर है तो एक सेक्शन में पढ़ा दूं, क्योंकि मतलब लगभग हाफ एन आवर आपका हो भी गया है, तो एक सेक्शन में पढ़ा दूं और फिर बाकी का अगले सेशन में हो जाए तो आपका लिंक थोड़ा टूट जाता है। तो इसीलिए चैप्टर 3 से यानी कि सेक्शन 6 से हम पढ़ेंगे आपके अगले सेशन में, ठीक है। चिंता बिल्कुल नहीं करने की जरूरत है। कल अभी कुछ टाइम ऐसा हुआ, मतलब एक आध दिन ऐसा हुआ कि जो वीडियोस थी थोड़ी स्लो थी, है ना, बिकॉज वी डू हैव आवर पर्सनल एंगेजमेंट्स एज वेल। बट अब जो है लेक्चर्स मतलब बिल्कुल कंटिन्यूस आएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रही है बेटा तो बिल्कुल बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। रिविजन करना है, देखो ऐसे तो नोट्स जो है वो ऑलरेडी आपका जो आप जाओगे इसमें चैनल के डिस्क्रिप्शन में तो आपको मिल जाएगा, आपके नोट्स अवेलेबल है वहां पे, तो आप वहां से कलेक्ट कर सकते हो। तो ये चीज तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर मैं आपको कहूंगी कि सिर्फ नोट से काम नहीं चलेगा, अगर हो सकता है तो आप अपने हाथ से नोट्स बनाइए, ठीक है। दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आगे अगले सेशन में हम सेक्शन 6 से शुरू करने वाले हैं। जिनके पास बेटा बेयर एक्ट नहीं है, कम से कम प्रिंट आउट अगर नहीं ले सकते हो तो कम से कम एक सॉफ्ट कॉपी तो रखो। सॉफ्ट कॉपी में आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।